हेलो नमस्ते, कैसे हैं बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है और मेरी चाहत यही है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो भी प्रोडक्टिव काम आप कर रहे हैं उसमें व्यस्त भी होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो 10th में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात कर रहे थे, उसी को कॉन्टिन्यूएशन में आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से जाइए, पहले से मतलब सबसे पहले से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में उस सब्सक्रिप्शन के बटन के बाजू में एक ना बेल आइकन होता है, वो बटन भी प्रेस कर दीजिए सो दैट जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचनी है वो सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में किसको लेकर, इंटरेक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बच्चों, यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखी तो एक बार जाकर देखिएगा जरूर, क्योंकि उनमें हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज की बात की थी कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये मेटल है या नॉन मेटल है फिजिकली, और फिर हमने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर भी चर्चा कर ली कि यार ये पर्टिकुलर जो चीज़ है वो केमिकली बिहेव करती है, ऑक्सीजन के साथ कैसे बिहेव करती है, एसिड के साथ कैसे बिहेव करती है, वाटर के साथ किस तरीके से बिहेव करती है, ये बात हमने की थी। ठीक है, चलिए तो अब हम आज के सेशन में मेनली किसकी बात करने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो यदि आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी फर्स्ट वीडियो में भी और फिर सेकंड में भी कि जो मेटल्स होते हैं ना, इनमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता होती है। सबसे जो खास बात होती है मेटल्स की वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की क्षमता। वहीं जो नॉन मेटल्स होती हैं ये क्या करती है, नॉन मेटल्स की खासियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने की, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन को खाने की बड़ी अच्छी क्षमता होती है। याद है आपको? फॉर एग्जाम्पल जब मैं बात करता हूं, एक एग्जाम्पल रख लेता हूं आपके सामने, आ जाओ बेटा। फॉर एग्जाम्पल आप सोडियम को ले लीजिए या पोटेशियम को ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने सोडियम को ले लिया, तो आप इसको मेटल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि सर इसमें ना 2, 8 और 1, लास्ट में 1 फंस रहा है, तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता है, किसके चक्कर में, स्टेबिलिटी के चक्कर में, तो इसलिए ये क्या बन जाता था, सोडियम का आयन। ठीक है, वहीं यदि मैं फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चा 17, 2, 8 और 7। आप मुझे बताओ इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। इसको स्टेबल होने के लिए, 8 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करता है, कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन को खा लेता है ना। अब यदि ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन को खाएगा, रिसीव करेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें कौन सा आयन आएगा, मतलब ये इसमें कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब कोई नॉर्मल एटम अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लेता है तो वो आयन बन जाता है। सिमिलरली ये कौन सा आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, इसको कैटायन बोलते हैं, और ये जो है नेगेटिव आयन, इसको हम एनायन बोलते हैं। करेक्ट। अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की रिएक्शन को देखते हो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की रिएक्शन को देखते हो, तो बहुत हाई चांस होते हैं कि जब भी वो दोनों लोग मतलब कि मेटल्स और नॉन मेटल एक अलग नेचर का है, इलेक्ट्रॉन को निकालना पसंद करता है, और एक जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को खाना पसंद करता है, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग ये कहना चाहिए कि सर जब ये दोनों बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो इनकी जरूरत है, तो इनको हम आपस में बांध सकते हैं। करेक्ट। आपको पैसे की जरूरत है, कोई आपको पैसा दे दे, आप पैसा चाहते हो किसी से और आपको कोई पैसा दे दे, तो कहीं ना कहीं आपका काम हो गया। तो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो कुछ इसी तरीके से बिहेव करते हैं। मेटल कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, नॉन मेटल कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन पाएंगे। तो इस चक्कर में ये जो मेटल्स हैं नॉन मेटल बड़ी आसानी के साथ अपने आप को बांध लेते हैं, और जब ये आपस में अपने आप को बांध लेते हैं तो उस केस को हम, जब भी ये लोग आपस में अपने आप को बांधेंगे ना, तो उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब ये इसका क्या सेंस है केमिकल बॉन्ड का, देखो सिंपल सा लॉजिक है। बैंक से आपने लोन लिया, बैंक वाले तो बैठे ही थे ना किसी ना किसी को पैसा देने के लिए, उनके पास बहुत पैसा है। तो यदि बैंक वाले आपको पैसा दे रहे हैं तो वो मेटल की तरफ बिहेव कर गए, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा था, उन्होंने कहा ले लो। जो व्यक्ति है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी व्यक्ति जो लोन लेता है, उसने जब लोन लिया तो वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज की जरूरत थी। लेकिन इन दोनों के लेन देन के चक्कर में सिचुएशन क्या बन गई, इन दोनों के लेन देन के चक्कर में उनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। मतलब अब आप क्या हो गए, बिना उस लिखा पढ़ी की तो होता नहीं ना, हमारी केमिस्ट्री में लिखा पढ़ी नहीं हो रही, बट म्यूचुअल एक बॉन्ड क्रिएट हो गया है ना, हम एक दूसरे के साथ बंध गए, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। अब ये जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, अभी मैंने आपको जो समझाया है,
ये सिर्फ एक जगह एप्लीकेबल नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो उसमें तो आपको समझ में आता है कि यार किसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है और किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो उनके बीच में एक बंधन यानी कि एक बॉन्डिंग क्रिएट हो गई, आपने इसको केमिकल बॉन्ड दे दिया। अच्छा, केमिकल बॉन्ड का मतलब सिर्फ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए नहीं होता है। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो एक चीज, कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बंध जाती है। मतलब ये क्यों होता है इस पर बात करते हैं, पर सुनो, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बंध जाता है और वो जो बंधन बना है उसी को हम केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। थोड़ा ध्यान से समझना, पहले थ्योरी भी देख लो। When metals react with non-metals, they produces ionic compounds। ध्यान से सुनना, अभी आपको ना कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बड़े ध्यान से आपको सुनना है। इसमें क्या लिखा है, they produces ionic compound। In contrast, non-metals interacting with other non-metals form covalent compound। The interaction between atoms which result in molecular formation driven by a force known as chemical bond। अब इन्होंने क्या बोला है, वैसे तो मैंने आपको एक बेसिक बात बता दी कि जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है, बंधता है। जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बंधता है तो उस बंधन को हम बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में केमिकल बॉन्ड। जैसे आपकी किसी से दोस्ती हो गई तो आप बोलते हो ना कि यार मेरा उस दोस्त के साथ बड़ा अच्छा बॉन्ड है। अब वो बॉन्ड किस कारण से बना है वो अलग चीज है ना। आपकी मजबूरी की वजह से बना है, आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है ना, आपको उसका कोई पर्टिकुलर चीज पसंद है, आपकी किसी लड़की से दोस्ती इसलिए अच्छी क्योंकि आप उसको पसंद करते हो, वो कारण अलग हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में यदि एक अच्छा बॉन्ड है तो आप बोल सकते हो ना कि वी हैव ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, हाँ या ना, या हमारा बहुत अच्छी दोस्ती है। केमिस्ट्री में जब दो एलिमेंट आपस में बंधते हैं तो इसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ये बंधन क्यों होता है, ये केमिकल बॉन्ड क्यों होता है बच्चा, तो इसका सिंपल सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है स्टेबिलिटी। मैं ध्यान से आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप यहां ना एक ही बार में क्लियर कर लीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्या बोला मैंने, स्टेबिलिटी। इस दुनिया में, नेचर में हर चीज कहीं ना कहीं स्टेबल होना चाहती है। केमिस्ट्री में भी जो एलिमेंट्स होते हैं, फिर वो चाहे मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, वो क्या करना चाहते हैं बच्चों, वो स्टेबल होना चाहते हैं। अभी आपको मैंने सोडियम का एग्जांपल दिया, सोडियम के चक्कर में क्या हुआ, सोडियम का जो 11 नंबर का एटॉमिक नंबर है वो क्या कह रहा था कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या हो गया, सोडियम स्टेबल। लेकिन ये क्या बन गया, आयन, तो उसने इलेक्ट्रॉन को निकाला तब जाके स्टेबल हुआ। वहीं जब आपने क्लोरीन को देखा तो इसने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, है ना, तो इस चक्कर में क्लोरीन भी क्या हो गया, स्टेबल, लेकिन ये भी क्या बन गया, आयन। यानी कि इन्होंने अपनी स्टेबिलिटी आयन बनाने के बाद महसूस की। इन लोगों ने अपनी स्टेबिलिटी कब महसूस की, आयन बनने के बाद। अब आप मुझे बताओ, ये वही चीज है, ये बैंक की तरह नहीं हो गया, ये बैंक की तरह हो गया और ये वो व्यक्ति हो गया जिसको लोन की जरूरत थी, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बंध जाएंगे क्योंकि मेरा ही इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारे पास गया ना। अब जब वो एक दूसरे के साथ बंध जाएंगे तो आप क्या बोल लोगे कि उनके बीच में क्या बन गया, केमिकल बॉन्ड। लेकिन ये केमिकल बॉन्ड किसकी वजह से बना, आयंस की वजह से, इसलिए आप उसका नाम दे देते हो आयोनिक केमिकल बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब दो अलग अलग, याद है आपको 9th में पढ़ाया जाता है, जब दो अलग अलग एटम आपस में बॉन्ड क्रिएट करते हैं, बंध जाते हैं, तो वो उनको हम क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड या कंपाउंड, है ना, कंपाउंड बोलते हैं, मॉलिक्यूलर तो नहीं बोलूंगा, ये कंपाउंड बोल देते हैं। अब लेकिन ये कंपाउंड बना क्यों, आयंस की वजह से, क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव आयन, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव आयन, लेकिन इस चक्कर में दोनों का फायदा हो गया और दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया। तो वो कौन सा बॉन्ड है, केमिकल में भी कौन सा बॉन्ड आ गया बच्चा, वो आयोनिक बॉन्ड हो गया, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड वाला बॉन्ड हो गया। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको ना बनाऊं, है ना, बाई चांस मैंने क्या किया, बाई चांस मैंने ले लिया क्या, HCl। अब HCl में क्या है, ध्यान सुनना, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि यदि मैं हाइड्रोजन को बनाऊं तो उसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन था। वहीं जब मैं आपके सामने किसको रख दूं, मैं आपके सामने रख दूं किसको, क्लोरीन को, तो क्लोरीन में जो सबसे बाहर वाली कक्षा होती है, सबसे बाहर वाला जो शेल होता है, उसमें बेटा कितने होते हैं, उसमें होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7,
क्या इसके पास 8 है? नहीं। क्या इसके पास 2 है? बेटा इस हाइड्रोजन के पास याद रखना एक ही शेल होती है, तो इसको स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को सबको कितने चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या ये स्टेबल है? नहीं। क्या ये स्टेबल है? नहीं। अब आप सोचिए कि क्या अपना ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दे? नहीं कर सकते आप ऐसा। यदि आप ऐसा करोगे तो हाइड्रोजन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बच्चों एक इलेक्ट्रॉन तो आपने वो ही ले लिया इससे बेचारे से। नहीं, ऐसा नहीं होता। उससे तुमने क्लोरीन का तो फायदा करवा दिया, पर क्या हाइड्रोजन का फायदा हुआ? नहीं। अच्छा, यदि बाई चांस क्लोरीन ये करे कि अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दे, तो क्या ये संभव है? नहीं। फिर उसमें हाइड्रोजन का तो फायदा हो जाएगा, पर क्लोरीन का तो कोई फायदा नहीं हुआ। हमें काम ऐसे करना है कि दोनों का फायदा हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला? इसका सॉल्यूशन निकाला गया कि एक काम करते हैं, आप क्या करो, हम कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग का मतलब क्या होता है बच्चा? ध्यान सुनो। हाइड्रोजन ने बोला मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, आपके पास कौन सा इलेक्ट्रॉन है? आपके पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम एक काम करते हैं, हम ऐसी सिचुएशन करिए, बेटा देखो यहाँ ध्यान से, मैं उसी चीज को दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। ये जो हाइड्रोजन था इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, और जो क्लोरीन है उसके पास कितने थे? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, इस तरीके से मैंने बता दिया। तो इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि काम करते हैं, हम एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, ना मैं आपसे लूंगा ना आप मेरे को दो। सिंपल सा लॉजिक। हम क्या करने वाले हैं, हम शेयर कर लेते हैं। शेयर का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए, मेरे पास 50,000 है, मेरे दोस्त के पास 50,000 है, और हम दोनों को गाड़ी खरीदनी थी, लेकिन अकेले हम दोनों नहीं खरीद पा रहे थे। तो हम क्या करेंगे, हम अपने अपने पैसे मिलाएंगे और उस गाड़ी को खरीद लेंगे। अब जब गाड़ी खरीदेंगे तो उसमें दोनों का नाम आएगा कि यार ये राहुल की गाड़ी है और ये राजेश की गाड़ी है ना, दोनों की गाड़ी है, मतलब उस गाड़ी पर दोनों का हक है। कुछ ऐसी सिचुएशन यहां होती है। तो अब जब इन दोनों ने आपस में साठगांठ की तो क्या बोला, हाइड्रोजन ने बोला यार एक एक इलेक्ट्रॉन हम अपना शेयर कर लेते हैं। अब जैसे ही इन लोगों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ना जी, ये जो उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इस चक्कर में क्या हुआ, हाइड्रोजन ने भी अपने आप को स्टेबल महसूस किया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और क्लोरीन के पास भी पूरे सर्किल में यानी कि पूरी एनर्जी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन महसूस होने लगे? 8। कहीं ना कहीं इन दोनों ने अपना काम चला लिया। लेकिन क्या यहां इलेक्ट्रॉन दान हुए? क्या पॉजिटिव आयन बना? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन रिसीव हुए? नेगेटिव आयन बना? नहीं। क्या हुआ यहां? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब यहां आयंस बने ही नहीं, और जब आयंस नहीं बने तो आप यहां आयोनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते। तो बच्चा यहां कौन सा कंपाउंड बनता है? यहां बनता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और इसमें क्या हुआ है? इसमें हुआ है कोवेलेंट। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है? शेयरिंग। कोवेलेंसी का मतलब क्या है? कोवेलेंट का मतलब क्या है? शेयरिंग हुई है। तो इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि जिसमें क्या होती है, जिसमें होती है मेनली आपकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सिमिलरली देखो मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं। कहां गया इसको भी हटाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको क्या है, ऑक्सीजन को O2 को बनाना है। अब अकेला ऑक्सीजन जो होता है, अकेला ऑक्सीजन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास? लास्ट में 6 है। अकेले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? लास्ट में 6 है। करेक्ट। 1 2 3 4 5 और 6। अब अकेले इलेक्ट्रॉन्स अपने आप में अनस्टेबल होता है बच्चा। क्यों? क्योंकि लास्ट में उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके पास एक और ऑक्सीजन पटक दिया। इसके पास भी 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट में, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये दोनों आपस में क्या करने वाले हैं, यदि ये चाहता है कि मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे दूं तो पीले वाले ऑक्सीजन का तो फायदा हो जाएगा, पर हरे वाले ऑक्सीजन का नुकसान हो जाएगा। उल्टा यदि पीला वाला इधर इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें नुकसान किसका हो जाएगा? फिर पीले वाले का। तो मिल बांट के इन्होंने क्या किया, एक काम करो कि हम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रखते हैं, शेयर कर लेते हैं। और शेयरिंग का मतलब उस पर दोनों का हक होगा। यानी कि यदि मैं इस ऑक्सीजन को देखूं, हरे वाले को, तो अब जो सर्किल बनाया है, सर्किल ये इन दोनों के बीच में ये शेयरिंग चल रही है। सर्किल में यदि आप देखोगे, सर्किल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला स्टेबल, और वहीं मैं पीले वाले ऑक्सीजन को देखने बोलूं तो बच्चा उसने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर लिया। इसे हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ठीक है, तो अब ये बातें मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि जब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो आयंस बनाते हैं, क्योंकि उनमें क्षमता होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन को खा लेगा, वो आयंस बनते हैं। वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, वो प्रेफर करते हैं हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट कंपाउंड वाली बॉन्डिंग। क्यों? ताकि हमें इलेक्ट्रॉन्स को लेना देना ना पड़े, क्योंकि उसमें नुकसान है, तो वो शेयरिंग करना पसंद करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड केमिकल कंपाउंड एंड केमिकल बॉन्डिंग।
डेफिनेशन पढ़ लो क्योंकि लिखना भी होता है। केमिकल बॉन्ड इज दी अट्रैक्टिव फोर्स, ऑब्वियस सी बात है जब हम एक दूसरे को बांधेंगे तो अट्रैक्शन वाला फोर्स तो होगा ही, दैट होल्ड्स टुगेदर टू और मोर एटम्स और आयंस with a molecule or compound. This bonding process is nature's method of reducing the system's energy to achieve a more stable state. इनका ये कहना है, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या देखा, आपने ये देखा, अरे यार कलर चेंज कर लेते हैं पहले तो अपन। मान लो मैंने आपके सामने CO2 का एक मॉलिक्यूल रखा, बच्चा ये क्या है, ये CO2 का क्या है, अपने आप में एक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस CO2 के अंदर कौन कौन बैठा है, सर ये कार्बन है, ये कौन है सर, ऑक्सीजन है। बेटा जब ये CO2 आपस में बंधा होगा, बंधा है मतलब इन लोगों ने आपस में बॉन्डिंग क्रिएट की, तो जब ये बॉन्डिंग क्रिएट हुई है, दोस्ती हुई है, तो उसका कुछ नाम रखना पड़ेगा। तो अपन ने क्या नाम रख दिया सर, अपन ने नाम रख दिया इनका कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, केमिकल बॉन्ड, ठीक है। हमने कहा ठीक है। अब ये जो केमिकल बॉन्ड है ना, ये इस बात पे डिपेंड करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम लोग मेटल है या हम लोग नॉन मेटल है। यदि बाई चांस हम मेटल्स हैं, मैं मेटल हूं, सामने वाला नॉन मेटल है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रेफर करेंगे कि हम क्या बना लें, आयंस, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को रखना चाहता है। लेकिन यदि हम लोग क्या है बच्चा, हम लोग हैं नॉन मेटल, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेना देना नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। और शेयरिंग का मतलब उस समय जो केमिकल बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि यदि कोई आपसे पूछता है कि भैया केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, तो आपका सिंपल ये तरीका होगा कहने का कि यार जब आप किसी मॉलिक्यूल्स को बनाते हो या किसी भी कंपाउंड को बनाते हो, तो उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं या जो आयंस होते हैं, वो जिस फोर्स के थ्रू आपस में बंधे होते हैं, यानी कि उन दोनों के बीच में जो दोस्ती है, उसका एक नाम है जिसका हमने क्या नाम दे दिया, उसके नाम का है सिस्टम क्या है, केमिकल बॉन्ड कह दिया हमने, ठीक है। दोस्ती का एक समझ लीजिए नाम रख दिया, क्लियर, इतनी सी बात है। लेकिन ये दोस्ती क्यों हो रही है, ऐसी क्या मजबूरी है, तो बच्चा सबकी एक ही मजबूरी है, स्टेबिलिटी। हर एलिमेंट, हर कंपाउंड, केमिस्ट्री हो चाहे जीवन हो, सब लोग ये चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं, ठीक है। और स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि मैं स्टेबल नहीं रहा, मैं हैरान परेशान रहा, तो फिर एनर्जी जो है, देखो मैं आपको ना एक कॉमन सेंस की बात बताता हूं। यदि आप स्टेबल हो, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे काम एक साथ दे दिए जाए, बहुत सारे काम आपको एक साथ दे दिए जाए, ये भी करना है, ये भी करना है, तो आपकी जो एनर्जी है, क्या वो आप सही तरीके से यूज कर पाओगे, नहीं ना। वहीं कोई व्यक्ति है जिसको मैंने, मतलब जो व्यक्ति है जो अपने आप में बहुत स्टेबल है, कूल एंड काम है, क्या वो अपनी एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएगा। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो, केमिस्ट्री को अपनी जगह साइड में रखो। केमिस्ट्री को, यदि किसी को मैं बोलूं कि भाई तेरे को बहुत सारे काम करने, प्रेशर है उसके पास, है ना, वो अपने आप को अनस्टेबल महसूस कर पा रहा है, वो अपनी एनर्जी को यूज कर पाएगा ढंग से, नहीं। वहीं जो व्यक्ति कूल एंड काम अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल महसूस कर पाता है ना, उसको बहुत सारे काम नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स टाइप का है, वो अपनी एनर्जी को बेटर तरीके से यूज कर पाता है ना। ये प्रैक्टिकल सेंस होता है ना, इसकी बात भी हम यहां करेंगे। और वो बात ये है, रीजन फॉर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। बच्चों हमेशा याद रखो, ये वाला फंडा तो चलता ही है। कौन सा वाला फंडा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि सबको लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, या सब लोग क्या चाहते हैं कि हम आपस में, फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन क्यों बने आपस में, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को 8 इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल कर रहे थे। कार्बन ऑक्सीजन भी कुछ इसी तरीके से जुड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल्स के बीच में कंपाउंडिंग हो रही थी, तो उन लोगों ने भी क्या किया, उन लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, और शेयरिंग करने के चक्कर में वो लोग हो गए स्टेबल, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन हम मानते हैं वो बनते हैं मिनिमम एनर्जी। बच्चों ये चीजें याद रखिएगा, मिनिमम एनर्जी, जब केमिकल कंपाउंड्स या केमिस्ट्री में कोई भी एलिमेंट स्टेबल हो जाता है तो उसकी एनर्जी मिनिमम हो जाती है। मिनिमम एनर्जी का मतलब अब वो आसानी से किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, बुजुर्ग होते ना, बुजुर्ग बूढ़े लोग, वो जीवन में ना, मतलब बुजुर्ग लोगों की बात करूं तो अत्यधिक रूप से स्टेबल है, मतलब उन्होंने सब देख लिया, दुनिया देख ली, लोग देख लिए, है ना, भगवान की बातें, चुनाव की बातें, सब कर लिया। बेटा वो कैसे हो जाते हैं ना, मतलब इतने अत्यधिक रूप से स्टेबल। स्टेबल का मतलब माइंड से एकदम रिलैक्स मिलेंगे आपको, किसी की बातों में नहीं आएंगे, स्टेबल, सब अपने दुनियादारी जी ली। उनके पास एनर्जी कैसी होती है बेटा, वो थोड़े से डल एनर्जी का मिलेगा। अब डल एनर्जी का मतलब ये नहीं कि वो कुछ करना नहीं चाहते, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उनकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम है। केमिस्ट्री में भी यही होता है।
केमिस्ट्री में क्या होता है, जब कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड या कोई भी आयोनिक कंपाउंड या सिमिलरली कोई भी एलिमेंट की बात करो, यदि वो स्टेबल हो चुका है, उसने स्टेबिलिटी अचीव क्यों की है, क्योंकि अब वो नहीं चाहता कि किसी के साथ उसका चक्कर चले, स्टेबिलिटी इसी चक्कर में अचीव की। सोडियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो क्यों निकाला, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन परेशान कर रहा था, उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई भी आके उसको धर पकड़ सकता था, जैसे क्लोरीन ने पकड़ा। अब यदि कोई उसको ना पकड़े, कोई उस पर अटैक ना करे, तो उसने क्या किया, उस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो अब अपनी एनर्जी उसने क्या कर ली, बचा ली ना कहीं अपनी एनर्जी को क्या कर लिया उसने, मिनिमम कर लिया। एनर्जी मिनिमम करने का सेंस ये हो गया कि अब मुझे किसी से रिएक्ट करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, है ना, ये उसका सेंस होता है। दूसरा क्या कारण है, अटेनिंग इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, इनर्ट गैस यानी कि फॉर एग्जांपल हीलियम, इनर्ट गैस यानी कि नोबल गैस। इनको हम ना केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके सबसे लास्ट वाला जो कॉलम होता है, जिसको हम 18 नंबर का कॉलम बोलते हैं, उसमें लास्ट में हीलियम, ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, एक पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है। और इस लिस्ट में जो भी लोग आते हैं उनको हम बोलते हैं इनर्ट गैस या नोबल गैसेस। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन सभी के एनर्जी शेल में, और कौन से वाले एनर्जी शेल में, आखिरी एनर्जी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। अब आप मुझे बताओ, यदि पहले से उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो आप उन्हें स्टेबल कहोगे कि अनस्टेबल? ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों, आप उन्हें स्टेबल कहोगे। अब यदि वो स्टेबल हैं, जीवन में सब कर चुके हैं, स्टेबल है, तो क्या वो रिएक्ट करेंगे? वो रिएक्ट नहीं करते, इसलिए तो उनको हम क्या बोलते हैं, नोबल, आइडियल, बड़े लोग हो गए, आप रिएक्ट नहीं करो, इनर्ट, अक्रिय, ठीक है। और सब लोग यही काम करना चाहते हैं, CO2, O2, जितने भी एलिमेंट है, जितने भी आयन्स है, कंपाउंड है, ये इसी चक्कर में तो जी रहे हैं कि हमको बस जीवन में क्या कर दो, आदर्श नोबल गैसेस, इनर्ट गैस जैसा बना दो, है ना। अभी मैंने बताया था ना, हाइड्रोजन H2 क्यों बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरा हाइड्रोजन आया, इसने भी बोला भाई मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन लोगों ने क्या किया, शेयरिंग कर ली। शेयरिंग का मतलब दोस्ती कर ली, क्या बन गया, H2। लेकिन वो H2 क्यों बना, ताकि वो किस तरीके, मतलब वो ताकि किस जैसा लगने लगे, वो H2 ताकि किस जैसा लगने लगे, हीलियम जैसा। बच्चों हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और वो स्टेबल है, तो यानी इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने सामने हीलियम को रखा कि यार ये मेरा हीरो है, मुझे इस जैसा बनना है। इसी वजह से सारा खेल चल रहा है, समझे। तो सारा खेल दुनिया में एक ही चीज को लेकर है भैया, स्टेबिलिटी। जो लोग पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं वो भी अपने परिवार की स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, है ना। चलो, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट मैनर्स, जो मैंने अभी आपको बताया, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स एंड द प्रोसेस बाय विच द एटम्स अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। 3 टाइप के बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि हमारे इस चैप्टर में हमें मेनली बात करनी केवल आयोनिक बॉन्ड की। बच्चों 3 तरीके से केमिकल बॉन्डिंग होती है, फर्स्ट आयोनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब पहले आयन बनेंगे और फिर जाके बॉन्डिंग होगी, यानी कि हम स्टेबिलिटी आयंस के थ्रू ले रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि हम इलेक्ट्रॉन की क्या करने वाले हैं, शेयरिंग करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन को शेयर करके हम अपनी अपनी दोस्ती निभाएंगे। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेयर होता है, लेकिन उसकी शेयरिंग का एक खास तरीका होता है। इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी शेयर होता है, पर उसमें जो शेयरिंग का तरीका है वो खास होता है, ठीक है। तो हालांकि आपको इस चैप्टर में मेनली ये चीज पढ़नी है, तो अभी हम इस पर फोकस करेंगे। पर यदि कोई आपसे पूछता है बच्चों कि हाउ मेनी टाइप्स है ना ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तो आप बोलेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स। नंबर 1 आयोनिक बॉन्ड, नंबर 2 कोवेलेंट बॉन्ड, और नंबर 3 क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है बच्चों। चलो आगे बात करेंगे, हम अपने मुद्दे पर आएंगे। मुद्दा क्या है, आयन के बॉन्ड यानी कि आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अब ऑलरेडी हम काफी देर से चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपको पकाऊंगा नहीं। सिंपल सा लॉजिक है बच्चों कि आप आयंस क्यों बना रहे हो, आप आयंस इस वजह से बना रहे हो सो दैट हम क्या कर पाए, हम अपनी स्टेबिलिटी को अचीव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको दिख रहा है, ये जो भाई साहब अभी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और ऊपर भी आपको दिख रहे हैं, आप ध्यान से देखो, ये जो भाई साहब है, मतलब इसका नाम क्या है उस पर नहीं जाते अभी। मुझे एक बात बताओ, ये जैसे भी एलिमेंट का है, मान लो मैंने इसका क्या नाम दे दिया, चेंज करते हैं कलर, मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया भैया तुम हो ए। आपको नहीं लग रहा ये जो ए नंबर वाला एलिमेंट है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन अलग से घूम रहा है, अंदर में 2 हैं लेकिन बाहर एक अलग से घूम रहा है, तो क्या ये स्टेबल है? नहीं सर, अंदर 2 होने चाहिए, उसके बाद सबके पास 8 होना चाहिए, पर सर ये तो एक लेकर घूम रहा है, इसका मतलब ये अनस्टेबल है। और जब ये अनस्टेबल है तो क्या करो सर, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दो। इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये निकालेगा तो आप क्या कहोगे कि सर ए क्या बन गया, ए बन गया सर पॉजिटिव वाला आयन, यानी कि कैटायन, यानी कि
आयन तो बन गया ना ग्रुप। वहीं ऊपर वाला जो एलिमेंट है जिसका कोई भी नाम रख दो आप, मान लीजिए मैंने क्या नाम रख दिया, इसका बी रख दिया। अब इसके पास देखो लास्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या इसके पास 8 है? नहीं। तो इसने क्या किया, वो एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास रख लिया और खुद क्या बन गया, नेगेटिव आयन। क्या बन गया बच्चों, ये बन गया नेगेटिव आयन। ये नेगेटिव वाला आयन और ये पॉजिटिव वाला आयन कहीं ना कहीं बने तो आयन है ना। और क्यों बने हैं, ताकि वो लोग अपने आप को स्टेबल कर पाए, अपने आप को कौन सा कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर लें, नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में। जब ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो ये हीलियम जैसा हो जाएगा, क्योंकि हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। जब ये लोग अपने पास से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बी ने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, तो इनर्ट गैस जैसा इन्होंने भी बिहेव किया। तो कहीं ना कहीं सबका काम एक ही है, क्या बनना, स्टेबल हो जाना। अब जब ये स्टेबल हो जाएंगे, ये दोनों स्टेबल हो गए, तो इन्होंने क्या बनाया, आयंस। लेकिन बच्चा जब ये आयन बने और ये दोनों आयन जब पास पास आए होंगे, सोच के देखो, किसी को तुमने इलेक्ट्रॉन दिया और किसी ने तुमसे इलेक्ट्रॉन लिया, ये कब संभव है, जब वो लोग आपस में किसी तरीके से कांटेक्ट में आए होंगे या पास पास आए होंगे। तो ये जो लेने और देने के चक्कर में इनके बीच की दोस्ती हुई है, इसी को हम बोल देते हैं आयोनिक कंपाउंड, बिकॉज ये जो दोस्ती हुई है वो आयंस के बनने के कारण हुई है। क्लियर? तो इसी को हम बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। अब थ्योरी भी देख लेते हैं फटाफट। एन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड थ्रू दी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियस सी बात है, ये जो बॉन्ड बना है ये आयनिक बॉन्ड है, जो कंपाउंड बनेगा उसे हम आयनिक कंपाउंड कहेंगे, और इनकी दोस्ती आयंस की वजह से हुई है। फ्रॉम वन एटम टू अनदर, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड अकर्स व्हेन वन एटम डोनेट्स। ऑब्वियस सी बात है, एक को निकालना पड़ेगा और दूसरे को उसको रिसीव करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव दी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सब लोग क्यों कर रहे हैं ये काम, ताकि सबके जीवन में क्या आ सके, स्टेबिलिटी। ठीक है। While the other atom accept these electrons to reach its similar stable state. Typically ionic bonds form between metals and non-metals. क्यों? क्योंकि metals इलेक्ट्रॉन को हमेशा निकालना पसंद करती हैं, पॉजिटिव बनना पसंद करती हैं, और नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को खाना पसंद करती हैं, यानी कि नेगेटिव आयन बनना पसंद करती हैं। तो बड़ा सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है। Metals which tend to lose electrons and form positive ions. Conversely, non-metals gain electrons and form negative charged ions. The strong electrostatic attraction between these positively charged ions positively charged ions creates the ionic bond, and compounds that feature ionic bonds are known as ionic compound. बच्चों एक वर्ड यहाँ आया है, इस पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन। देख रहे हो आप ये वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, जानते हैं वर्ड क्यों आया, मैं बताता हूं आपको। जब आप किसी मेटल को देखते हो, फॉर एग्जांपल आपने सोडियम को देखा, और जब आप किसी नॉन मेटल को देखते हो, जानते हैं क्लोरीन को, जब तक ये नॉर्मली लिखे हैं, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब आप इसको क्या बोलोगे, सोडियम का एटम, क्लोरीन का एटम। ठीक है। लेकिन इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन क्यों निकाला था, क्योंकि इसको चाहिए थी जीवन में सुख, जीवन में चाहिए थी स्टेबिलिटी, हमने कहा निकाल दो। अब बच्चा क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब ये आयन बन जाते हैं तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट देखा जाता है। जब तक आपके पास कोई चार्ज नहीं होता, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में कॉन्सेप्ट है, जब तक आपके पास कोई चार्ज नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं घूम रहे हैं, मेरी बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं है, तो मुझे करंट भी नहीं लगेगा। लेकिन जब आपने नोटिस किया होगा ना, कोई आपको बहुत देर तक, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत देर तक कोई आपको ऐसा रब करे, कोई आपके ऊपर कोई चीज चला दे, आप प्लास्टिक की कुर्सी में बैठ के, हम लोग टॉवल वाला एक्सपेरिमेंट करते थे ना, दोस्त आपके पीछे टॉवल मारते थे, करेक्ट, आप बहुत देर तक कुछ काम करते रहो, चलते रहो, तो बेटा आपके अंदर ना चार्ज डेवलप हो जाता है। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो जाता है। इस चक्कर में आपको क्या लगता है, करंट। मान लीजिए मैं बहुत देर तक अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे करता रहूं किसी दूसरे कपड़े के थ्रू, और सडनली मैं लोहा टच कर लूं, तो क्या लगेगा वहां, करंट। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में क्या डेवलप हो गया, चार्ज, इलेक्ट्रॉन चले गए, आ गए, कहीं ना कहीं से कुछ लोचा हुआ है। आपको भी चीज याद रखनी है, जब आयंस बनते हैं तो आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन या तो आए हैं या निकले हैं। तो बच्चा जब आयंस बनते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट देखा जाता है। इसीलिए जब आयंस आपस में बॉन्ड क्रिएट करते हैं तो उनके बीच में क्या बोल दिया जाता है कि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप हुआ है। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये चीज याद रखिएगा कि आयंस हमेशा इलेक्ट्रिसिटी वाला इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन निकला है और जबकि यहां इलेक्ट्रॉन हमने दिया है। क्लियर? बस इतना याद रखिएगा कि नॉर्मली यदि कोई एटम है, न्यूट्रल है, तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती से यदि उन्होंने आयन डेवलप किया है तो बच्चा वो आयन मतलब उनके अंदर कौन सा इफेक्ट आ गया है, उनके अंदर
इलेक्ट्रिसिटी वाला इफेक्ट आ गया है। क्लियर? चलो अब आपके टेबल जो मैंने सामने रखी है, इस टेबल में ध्यान से देखिए, कुछ नोबल गैसेस के नाम हैं और इनका साथ में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि हीलियम को देखिए आप, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा? हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। इसका मतलब इसके पास जो इसकी पहली वाली, बेटा याद रखिए शेल के नाम होते हैं, जो मैंने वो बताया था ना, किसी भी एटम के जो एटम होता है ना उसके न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, जो शेल्स होते हैं उनका नाम होता है K, L, M, N। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। इसमें कितने आते हैं? 8। इसमें आते हैं 18। इस तरीके से चलता रहता है। पर अभी फिलहाल के लिए हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक ही शेल है तो 2 आ सकते हैं। नियॉन के पास देखो बच्चा टोटल एटॉमिक नंबर 10 है, 2 आ गए K में और बाकी 8 आ गए। ठीक है, क्या आप इसको स्टेबल कहोगे? बिल्कुल कहोगे। क्यों कहोगे इसको स्टेबल? क्योंकि ध्यान से देखिए लास्ट में कितने हैं सर? 8। ऑर्गन को देखो आप, ऑर्गन 18 नंबर। अब यदि ऑर्गन 18 है प्रभु जी, तो आप ध्यान से देखिए पहले वाले में कितने आ गए? 2। दूसरे वाले में कितने आ गए बेटा? 8। 10 तो यही हो गए। और लास्ट में भी बच्चा कितने हैं? लास्ट में भी ये मिसप्रिंट है बेटा, यहां 8 है। ठीक है, 8 और 2 10 और 8 18। लास्ट में भी कितने आ रहे हैं? 8। और हमें स्टेबिलिटी के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8। इसका मतलब ये स्टेबल हो गया। वहीं आप नीचे देखिए सोडियम, ये मेटल्स हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। भाई साहब के पास देखो एक लास्ट में कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? एक एक्स्ट्रा आ रहा है। बनना था उसको किसकी तरह? नियॉन की तरह। बन गया वो कुछ और, तो वो क्या करेगा? इसको भगा देगा। और जैसे इसको भगाएगा इस इलेक्ट्रॉन को, तो भाई साहब ये बन गया बिल्कुल कैसा? नियॉन के जैसा। ध्यान से देखो, स्टेबल हो गया। इसलिए सोडियम क्या बन जाता है? फिर पॉजिटिव आयन। सिमिलरली आप ध्यान से देखेंगे तो और आपको नीचे एक चीज मिलेगी देखने। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा पोटेशियम, ये भी मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 19। भाई साहब के पास 2 और 8 10 और 8 18 और 1 19। इस तरीके से क्या हो गया? इस तरीके से भाई साहब के पास एक एक्स्ट्रा एटम आ गया। अब वो जब उस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, जैसे ही वो उस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, फेंक देगा, तो आपको नहीं लगता भाई साहब भी कैसे बन जाएंगे? बिल्कुल ये जो पोटेशियम है बेटा वो क्या बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा ऑर्गन की तरह। 2 2 8 8 8 8। इसका मतलब वो भी क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो सारा खेल स्टेबिलिटी का ही होता है, जिसमें कभी आपको मेटल निकालना पड़ेगा, मेटल बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालना पड़ेगा। और कौन करते हैं ये काम? मेटल्स करते हैं। और कभी आपको इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेगा, ये कौन करते हैं? नॉन मेटल। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल भी है, ध्यान से देखिए। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है। अच्छा भैया पेन 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 पेन, ये देखो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चा? 6। 2 और 6। जबकि उसको बनना कैसा था? बनना था उसको बिल्कुल नियॉन की तरह। लास्ट में 8 चाहिए था, तो उसने क्या कहा? कहीं से मुझे कोई 2 इलेक्ट्रॉन ला के दे दो। इसी वजह से जो ऑक्सीजन होता है वो नेगेटिव आयन बनाता है, 2 माइनस वाला। करेक्ट। नीचे देखिए आप, पहले इसको मिटा दूं ताकि आपको दिख पाए। नीचे देखेंगे यदि आप, फ्लोरीन बाबा, ये भी नॉन मेटल है। अब मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, एग्जांपल नहीं, मैंने आपको बोला था ना फोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हमेशा खाने के लिए तैयार होते हैं। क्या खाने के लिए? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि यार इनकी जरूरत है। इसको देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स खाने की जरूरत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स खाने की जरूरत है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन खाने की जरूरत है। 5 और 3 8 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। दैट मीन्स भाई साहब इसका मतलब ये है कि जो नॉन मेटल और मेटल्स हैं वो क्यों अपने आप को आयंस में कन्वर्ट कर लेते हैं इजीली? क्योंकि वो चाहते हैं हमारे जीवन में स्थायित्व, स्टेबिलिटी आए, और वो तभी आएगी जब वो आयंस बनाएंगे। और आयंस बना के वो बना लेते हैं आयोनिक कंपाउंड, और उनकी बॉन्डिंग को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। पिक्चर क्लियर? बढ़िया, आगे बात करते हैं बच्चों। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, फटाफट से देख लीजिए। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये जो सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा हुआ है बच्चों, इसमें ध्यान से देखिए, आपको समझ में भी आएगा। ये सोडियम का आयन, अभी सोडियम का आयन है क्या? नहीं, अभी सोडियम का आयन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी मैंने सोडियम के इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना नहीं है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा? 11। 2 इलेक्ट्रॉन पहले चले गए, मैंने कहा ठीक है। उसके अगली में देखो बच्चा कितना इलेक्ट्रॉन चले गए अगली में? 1 2 3 4 5 6। अरे नीचे हो जा भाई। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगले में हो गए 8 10 हो गए। फाइनली लास्ट कितना हो गया सर? 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम को परेशान करेगा क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, तो सोडियम ने इसको मारी लात। सोडियम ने जैसे इसको लात मारी तो यहां बन गया सोडियम का पॉजिटिव वाला आयन, और ये इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया किसके पास? क्लोरीन के पास। क्यों आया? क्योंकि दद्दा क्लोरीन के पास भी कितना एटॉमिक नंबर है सर? इसका 17 है। पहले 2 थे, ठीक है, फिर बाद में कितने हो गए सर? बाद में हो गए इसके पास 8। मैंने कहा ठीक है, 8 8 8
10 हो गए। और सबसे लास्ट में इसके पास कितने हैं बच्चा? सबसे लास्ट में इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और यहाँ आके बैठ गया। तो अब उसकी स्टेबिलिटी अचीव हो गई, बिल्कुल अचीव हो गई। बस फर्क ये था कि अब क्लोरीन को आपको बोलना पड़ेगा नेगेटिव वाला आयन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया। अब जब ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को लेने देने की, तो क्या मैं बोल सकता हूं इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो आयंस की वजह से है? यस, दैट मींस इनके बीच का बॉन्ड क्या कहलाएगा? आयोनिक बॉन्ड। और जब ये लोग आपस में मिल जाएंगे तो बनने वाला कंपाउंड जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl कहते हैं, ये अपने आप में कौन सा कंपाउंड कहलाएगा? आयोनिक कंपाउंड, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से बन रहा है। बस इतनी सी बात है। क्लियर? चलो, वैसे भी आप लोग तो बड़े स्मार्ट हो ना बच्चा। पोटेशियम क्लोराइड, सेम रीजन इनके पास है। पोटेशियम के पास देखो बच्चा, पोटेशियम के पास एंड में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? एंड में देखो 1। क्या ये परेशान कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा ना। एक इलेक्ट्रॉन नहीं, हमें तो 8 चाहिए थे। इसका मतलब उसने क्या डिसाइड किया? उसने बोला इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भगाओ, और जैसे ही मैं बाहर भगाऊंगा तो मेरे पास कितने हो जाएंगे? 2 8 8। तो हमने इस इलेक्ट्रॉन की टाटा बाय बाय की। तो ये क्या बन जाएगा? पोटेशियम का पॉजिटिव वाला आयन, यानी कि कैटायन। वहीं जब मैंने ध्यान से क्लोरीन को पकड़ा तो क्लोरीन ने बोला मेरे लास्ट वाले में कितने हैं? 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, मुझे कर दो 8 बना दो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया ना, ये यहाँ आके बैठ गया, यही वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आके बैठ गया। तो इसके पास फिर कितने हो गए क्लोरीन के पास? इसके पास हो गए सर 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब फिर से इन्होंने क्या बनाया? आयंस बनाए। आयंस बनाने के बाद इन्होंने दोस्ती कर ली, तो बनने वाला कंपाउंड कहलाएगा आयोनिक कंपाउंड और बनने वाला बॉन्ड कहलाएगा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, चलो ठीक है। ओके, अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। मैंने आपको बहुत देर से बता दिया कि क्या होते हैं आयंस, किस तरीके से आयंस आपस में बॉन्ड क्रिएट करते हैं, जैसे हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, और जो कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, अब बच्चों ये जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है और उन प्रॉपर्टीज पर हमें चर्चा करनी है। पर मैं आपको ना एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूं। जब ये प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग में एक एग्जांपल रखना, सोडियम क्लोराइड का प्रॉपर्टी पढ़ने में आसानी होती है। क्या ये आयंस के थ्रू बना था? यस, सोडियम तभी बना था जब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था। इसका मतलब सोडियम आयन बना था पहले। क्लोरीन के साथ भी यही हुआ था। क्लोरीन के पास 17 थे, पर इसको होना था कितना? इसको बनना था 18 स्टेबल होने के लिए। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया था और फिर ये दोनों ने दोस्ती की। यानी कि ये आयनिक कंपाउंड है, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, अब ये मैंने आपके सामने क्यों रखा है? NaCl मतलब हमारा जो नमक है ना, उसकी बात मैंने क्यों की है? क्योंकि जब हम इसके नमक को या आयनिक बॉन्ड वाले नमक को हम जब सामने रखेंगे ना, तो आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आएंगी। देखो, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, आप सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिएटेड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ आयंस, जो कि हम ऑलरेडी बहुत देर से जान भी रहे हैं, विद ऑपोजिट चार्ज। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। In these interaction, a single positively charged ion is attracted not just to one negatively charged ion, but to several. Obvious सी बात है बेटा, इनका ये कहना है कि मान लो मेरे को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। मान लीजिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हो सकता है मैं किसी एक से ही 2 इलेक्ट्रॉन ले लूं, या हो सकता है एक यहां से ले लिया, एक यहां से ले लिया। मुझे मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हो सकता है एक किसी से लूं, 2 किसी और से ले लूं। इसी वजह से यहां लिखा हुआ है कि जब कोई पॉजिटिव आयन अट्रैक्टेड होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक नेगेटिव आयन से ही हो सकता है सेवरल अलग नेगेटिव आयन से भी हो जाए। डिपेंड करेगा ना कि हम किसकी जरूरत पूरा कर रहे हैं। हो सकता है हम किसी एक की जरूरत पूरा कर रहे हो सकता है हम 2 लोगों की मदद कर रहे हो, है ना। इस पर डिपेंडेंसी होती है, इसलिए लिखा हुआ है हो सकता है आप 1 नेगेटिव आयन की मदद से कर रहे हो ये काम, या फिर 2 नेगेटिव, या फिर 3, यानी कि सेवरल। ठीक है, चलो। Conversely, a single atom is drawn towards multiple cations. These results in the formation of a structure known as the ionic cluster. ठीक है, बेसिकली वो ये बात कर रहे हैं कि जब आप एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को देखते हो, और यदि बाई चांस वो कौन सा है, आयनिक वाला मॉलिक्यूल है, यानी कि वो जो कंपाउंड है वो आयनिक कंपाउंड है, तो यदि बाई चांस आपने क्या किया, अरे यार एक तो ये ऊपर नीचे नहीं हो पा रहा, ठीक है, इसको मैं पहले तो नीचे करता हूँ, नीचे बोल रहा हूँ, ऊपर करता हूँ, फिर आपको समझ भी आएगा। ठीक है, ये इनका ये कहना है कि फॉर एग्जांपल आप जब सोडियम क्लोराइड को देखते हो, करेक्ट, सोडियम क्लोराइड को देखते हो, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव, इन दोनों ने दोस्ती कर ली, ठीक है, लेकिन बाई चांस
जब मान लो मैं सल्फेट को देखता हूं, सल्फेट के पास पता है आपको, ये पूरा जो सल्फेट ग्रुप है, इस सल्फेट ग्रुप के ऊपर 2 नेगेटिव होता है। अब जब ये किसी और के साथ दोस्ती करेगा तो ध्यान से देखो, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है ना, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, क्या ये अकेला एनायन है? किसी एक के पास नेगेटिव आयन है? नहीं, ये पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर नेगेटिव आयन है। और जब पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर नेगेटिव आयन है तो अब बाई चांस यदि मान लीजिए मैंने क्या किया, सोडियम को बोला कि एक काम करो सोडियम, तुम क्या करो, इनसे दोस्ती कर लो। सोडियम इनसे दोस्ती कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि सोडियम इनको इलेक्ट्रॉन दे सकता है और सल्फेट के पास इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। ठीक है, तो जो सोडियम है वो पॉजिटिव आयन बनाएगा, सल्फेट जो है वो नेगेटिव आयन बनाता है। मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि यहां एक एटम था, यहां एक एटम है, लेकिन यहां ग्रुप ऑफ एटम्स है, यहां केवल सिंगल एटम है। तो यदि सिंगल एटम है तब तक तो ठीक है, लेकिन यदि ग्रुप ऑफ एटम है तो हम वहां बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड्स का क्लस्टर बन गया। क्लस्टर का मतलब होता है ना एकदम ग्रुप्स से बन गए, बहुत सारे लोग एक साथ काम करने लगे, ये उनका कहना है। बहुत ज्यादा इसमें उलझन नहीं रखना, सिंगल है ठीक है, ग्रुप है क्लस्टर बनेगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज की या प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड की। सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चा फिजिकल स्टेट। अब आप मुझे बताओ नमक कैसा दिखता है आपको? NaCl का एग्जांपल याद रखना, उसको दिमाग में रख के पढ़ना है। नमक आपको किस फॉर्म में दिखता है? क्रिस्टल जैसा दिखता है ना, दाने के समान। तो यही चीज यहां लिखी है, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स आपको मिलेंगे टिपिकली वो क्या मिलेंगे बेटा? क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर मिलेंगे। बेटा एक चीज यहां नहीं लिखी है, मैं बता देता हूं आपको। अच्छा लिखा तो ये देखो, लिखा हुआ है क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स आर टिपिकली फॉर्म्ड एज सॉलिड। ऑब्वियस सी बात है, रूम टेम्परेचर पर आपको नमक भी कैसा दिखता है? सॉलिड दिखता है। इनके बीच में क्या बनते हैं बच्चा? क्रिस्टल्स के फॉर्म में ये हमेशा मिलेंगे आपको, बिकॉज दीज कंपाउंड फॉर्म क्लस्टर्स ऑफ आयन हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएटिंग क्रिस्टल्स। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इसमें आपको धूम मचाने की जरूरत नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? हार्डनेस। क्या हमारे आयनिक कंपाउंड्स हार्ड होते हैं? यस, आयनिक जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनमें आयंस की वजह से बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड भी होते हैं और कंपैरेटिवली हार्ड भी होते हैं। हार्ड, ठीक है, उनके अंदर हार्डनेस की प्रॉपर्टी होती है। द इंटेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ये सब होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अच्छा खासा होने की वजह से ही सॉलिड एज वेल एज हार्डनेस की प्रॉपर्टी उनके अंदर आती है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कंडक्टिविटी। अब बच्चों यूजुअली क्या होता है, जैसे कि नमक में आप क्या करो, नमक का एग्जांपल लेता हूं। नमक में आप एक तार लेना, नमक के एक हिस्से में लगाना है ना, और दूसरे हिस्से पे आप टेस्ट करना, आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अभी ये नमक नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, इसी नमक को यानी कि किसी आयोनिक कंपाउंड को पानी में डाल दें या उसका क्या बना लें? सॉल्यूशन बना लें, तो जब हम उसको पानी में डालते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जो आयंस है ना, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, ये अलग अलग हो जाते हैं। अब अभी मैंने आपको क्या बताया, जब ये आयन अलग अलग हो जाएंगे तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यानी कि अब ये लोग क्या करेंगे? अब ये लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर यानी कि अपने अंदर से बिजली पास करने का काम करना शुरू कर देंगे। इसी वजह से यदि आप नमक के पानी में करंट झेलो, मतलब नमक के पानी से यदि आपको करंट की मैं बात करूं तो बड़े आसानी से लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों उसमें मैंने ही, जैसे ही आपने नमक को पानी में घोला तो उसके आयन फ्री हो जाते हैं, सोडियम आयन अलग निकल गया है ना, क्लोरीन आयन अलग निकल गया, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में मदद करता है। वही नॉर्मल नमक आपको करंट नहीं देगा। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड फॉर्म, जनरली वो नहीं करेंगे, बट दे डू इन देयर मोल्टन, यानी कि आपने उनको गला दिया या फिर उसका क्या बना दिया? सॉल्यूशन बना दिया, पानी वानी में घोल दिया, तब वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करते हैं। इसका मतलब फिर वो क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हो सकते हैं। क्लियर? चलो अगली प्रॉपर्टी क्या है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बेटा आयनिक जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो आयंस की वजह से बने हैं, है ना। अब आयंस की वजह से क्या होता है, इनमें ना हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मतलब ये एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली बांध के रखे। तो इसमें क्या होता है कि यदि बाई चांस मुझे किसी आयनिक कंपाउंड को गलाना है या क्या करना है, बॉईल करना है, तो बहुत ज्यादा मुझे हीट देनी पड़ती है, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ये चीज याद रखिएगा। आयनिक कंपाउंड्स हैव एलिवेटेड का मतलब बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन दी आयंस, है ना। आप नमक की बात भी करूं, फॉर एग्जांपल नमक की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मली आपको देखने में लगेगा कि नमक बड़ी आसानी से घुल रहा है
है ना। बट बच्चा इतनी आसानी से वो घुलता नहीं है। आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे लोग केक बनाने के लिए या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुकिंग पर्पस से नमक को डाल देते हैं कहाँ, कढ़ाई में, और लगे रहते हैं पकाने वकाने में। मम्मी से वगैरह से आके पूछेगा क्यों नमक का इस्तेमाल वहां कर पा रहे हो आप, इसी वजह से तो कर पा रहे हो ना कि वो इतनी आसानी से गलने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग कुकिंग पर्पस में नमक को बिछाते हैं और फिर उसके ऊपर केक रख देते हैं। आप यूट्यूब पे देखिएगा, क्योंकि उनको पता है कि नमक इतनी आसानी से गलता नहीं है। वहीं आप शक्कर को रख दो, यूं पिघल जाएगी। ठीक है, चलिए सॉल्युबिलिटी, कौन सी बिलिटी भैया, सॉल्युबिलिटी। क्या हमारे आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल हैं? बिल्कुल है। क्या हमारे आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल हैं? बिल्कुल है। आप नमक को घोल पाते हो, लेकिन कंडीशन लग जाती है कई बार। खैर, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स या जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उन्हीं को हम बोलते हैं आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा। बेटा ये बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट भी है कि ये चीज यहां पॉसिबल नहीं थी, तो मैं आपको करके भी बताता हूं। आप पेट्रोल या फिर अल्कोहल भी ले सकते हो आप, ठीक है, अल्कोहल भी यहाँ लिखा नहीं बट अल्कोहल भी ले सकते हो। मैंने अभी आपको क्या बताया, जैसे कि नमक की बात करते हैं, नमक पानी में आसानी से घुल जाता है, इसका मतलब आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। बट कुछ ऐसे भी सॉल्वेंट है, यानी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आयनिक कंपाउंड को घोलने से मदद करते हैं। जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो क्या है, फॉर एग्जांपल आपने कैरोसिन ले लिया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले लिए, है ना, कैरोसिन भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोल भी अपने आप में पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है। एज वेल एज मान लीजिए आपने क्या ले लिया, अल्कोहल, आप उसमें नमक डालेंगे इतनी आसानी से वो नहीं घुलते। नमक मतलब आयोनिक कंपाउंड, करेक्ट, जबकि पानी में घुल जाते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि घुलते नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस चीज में उसको घोल रहे हो। सो दीज आर दी सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। और अब आपको यहीं तक पढ़ना था आज के लिए, इस वीडियो में आपको इतना ही समझना था, बहुत ज्यादा नहीं। जब हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे अगली वीडियो में, तो ये जो मेटल हमारे आसपास घूम रही है, जिसको हम बोलते हैं ना, अरे सर आप इतनी देर से इस पूरे चैप्टर में मेटल मेटल की बात करते हो, तो मेटल हमें मिलती कैसे, यानी कि इस नेचर में मेटल कैसे मौजूद है और वो हमारे पास आती कैसे, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में अकरेंस ऑफ मेटल, है ना। ये पूरी की पूरी ब्रांच होती है, साइंस में मेटलर्जी बोलते हैं कि कैसे मेटल्स हमारे आसपास मिल रही है। आपने नोटिस किया होगा ना, या नहीं भी किया है तो मूवीज में देखा होगा, अफ्रीका जो रीजन होते हैं, है ना, उनमें मिनरल्स काफी हैं, डायमंड्स काफी निकलते हैं, सोना काफी निकलता है। क्यों ऐसा होता है कि खास एक जगह से आपको वो चीज मिलती है, उसको हम देखेंगे, उसको हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल टॉपिक में। मेटलर्जी की बात करेंगे, कैसे उनको हम प्योर कर सकते हैं, कैसे हमें वो चीज मिलेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे अगले सेशन में। तब तक क्या करना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और शिक्षा पर पढ़ते रहना है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।